क्लाइमेट चेंज या पर्यावरण को क्षति, यह विषय आज देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है और इसका प्रभाव हर जगह देखने को मिल रहा है। कृषि से लेकर स्वास्थ्य से लेकर कम्युनिटी से लेकर हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस तरह पर्यावरण को क्षति पहुंचने से उसका दुष्प्रभाव हो रहा है। जागृति या JCP की एक अलग सोच है। जिस तरह पाश्चात्य देश इस विषय के बारे में सोच रहे हैं, हमारी सोच उससे भिन्न है। ऐतिहासिक रूप से पाश्चात्य देशों ने विकास के मध्य में आकर एक कार्बन के वो हिल के ऊपर चढ़े, काफ़ी सारा कार्बन जनरेट किया और फिर अब वो धीरे धीरे नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम उस कार्बन के हिल के ऊपर चढ़ें और फिर नीचे आएं। हम उस हिल के बीच से जा सकते हैं और इसलिए विकास, आर्थिक रूप से जो विकास है वो करते हुए भी हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रख सकते हैं, हम उसको साथ लेकर चल सकते हैं। 2023 हमारे लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट ईयर था। इसमें हमने क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम पर काम करना शुरू किया। हमने एक्सेंचर के साथ मिलकर ग्रीन एंटरप्राइज डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसके मेनली 3 फोकस एस्पेक्ट्स थे। पहला था एग्रीकल्चर, जिसमें हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करना शुरू किया। दूसरा था हैंडीक्राफ्ट्स, तो जितने भी लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं ज़्यादातर सस्टेनेबल हैं, उस पर हमने उन हैंडीक्राफ्ट्स एंटरप्राइजेस को ग्रो करने का काम किया। और तीसरा था लोकल बिजनेस डेवलपमेंट, सो इसेंशियली बिजनेसेस जो कि लोकल इकोनॉमी बेस्ड थे, उनको हमने बढ़ाने की कोशिश की। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि कोई भी बिजनेस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के ही आगे बढ़ता है। वो अपने आसपास की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो नेचुरल एसेट्स है, उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। बट एट द सेम टाइम ऐसे भी रिस्पॉन्सिबल स्टार्टअप्स हैं जो पर्यावरण की बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं अपने इंटरप्राइज मॉडल के माध्यम से, चाहे वो वाटर की समस्या हो, चाहे वो वेस्ट की समस्या हो, चाहे वो अन्य प्रकार की समस्याएं हैं पर्यावरण से संबंधित। इसलिए हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसे बिजनेसेस का एक कोहोर्ट बनाया जिसे हम ग्रीन कोहोर्ट कहते हैं, और पिछले 1 साल से ऐसे 20 उद्यमियों को हम सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ ऐसे बिजनेसेस को आगे बढ़ने में भी, जिससे कि वो अपना इम्पैक्ट लार्ज स्केल पर क्रिएट कर सकें, उनको हम मदद कर रहे हैं। तो ये जो केले का जो पौधा है, टॉप टू टो हर चीज़ यूज़ में आता है। तो कहे तो जैसे कि तने पहले निकलते हैं, तो देख सकते हैं जो तने निकल रहे हैं, तो इससे तो हम फाइबर निकाल लेंगे। और जब फाइबर निकलता है तो उसका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उसे हम डीकम्पोज का रूप दे देंगे। तो जो छिलका हम निकालते हैं, छिलका हम फेंकते नहीं हैं। तो चिप्स भी बना लिए, उस छिलके को भी हम अचार का रूप दे रहे हैं। आटा बना लिए और उस छिलके का अचार रूप मिल गई। तो ये तो 100% सर्कुलर इकोनॉमी में आ गई। इससे बड़ी बात क्या है? कुछ भी वेस्ट नहीं है। पहले जब हम स्टार्टअप किए थे तो हमारे पास इक्विपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं था, लेकिन थ्रू जागृति हमें 3 लाख का फंडिंग मिला। अभी इक्विपमेंट्स मंगा लिए हैं जो कि लगा के आराम से कट कर सकते हैं। किसान लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी खेत की ज़मीन की उर्वरता बढ़ाने के लिए। कारण उसका इसलिए कि वे अपने फसल अवशेष को ज़मीन में जला देते हैं और खेत के जो किसान के मित्र कीट हैं मरते हैं, जिससे उनकी उत्पादकता कम होती है और इसकी पूर्ति के लिए वे रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं। जागृति के सहयोग से जो हमें अनुदान मिला, जो हमें फंड मिला, उसका उपयोग हम लोग पिलेट मशीन खरीद रहे हैं। ये पिलेट मशीन फसल अवशेष से पिलेट बनाएगी और इसका उपयोग हम लोग इसमें करेंगे। तो जो अधिक से अधिक धुआं हो रहा है, जो जिससे पर्यावरण दूषित होता है, वह भी कम हो जाएगा। जितने हमारे किसान हैं, सब किसानों को मतलब जागरूक करें, सब खेतों का जांच हो और जितने भी हमारी मतलब जो ज़मीनें हैं सो मतलब बढ़िया कंडीशन में हो जाए। को जैसे मिट्टी जांच का लैब लगवाना था, तो जैसे जागृति मतलब के सहयोग से ही लैब का मतलब हमारा स्थापना हुआ, तो उसमें जागृति की तरफ से काफ़ी बढ़िया सपोर्ट मिला है। उसके बाद भी जैसे किसानों को ट्रेनिंग दिलवाया गया और
ऑर्गेनिक खेती पे भी जैसे कि उस पर भी काफ़ी मतलब सहयोग मिला। जो भी हमारे किसान आते थे तो उन लोगों को मतलब सहूलियत के साथ साथ कई चीज़ उसमें सुविधाएं दी गई थी और सभी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको मतलब अनुदान मैं मतलब प्रोवाइड करवाया गया। ये सामान मेरा है, प्लास्टिक का है जो खेत में पड़ जाएगा, गड्ढे में पड़ जाएगा, वो गलेगा सड़ेगा नहीं। ये जो हमारा खराब हो गया, इसको कहीं भी गाड़ देंगे आप, खेत में जो बीग देंगे तो ये सड़ जाएगा, तो सड़ जाएगा तो ये खाद के तौर पे हो जाएगा। अब प्लास्टिक जाएगा, वहाँ जानिए कि 10 प्लास्टिक है, वहाँ का मिट्टी ऊसर हो गई। 10 प्लास्टिक जहाँ जरेगा तहाँ ऊसर हो जाएगा, लेकिन जहाँ ये जरेगा तहाँ का मिट्टी खाद हो गया। इससे बहुत लाभ है। हम क्या कर सकते हैं ताकि हमारा विकास भी हो, आर्थिक रूप से विकास भी हो, लेकिन पर्यावरण को भी हम साथ लेकर चलें। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को हम साथ लेकर चलें, और इसी सोच को क्रियान्वित करने के लिए हम लोगों ने बायो रीजनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है। रेन मैटर फाउंडेशन, जिनसे हमारी सोच बिल्कुल मिलती जुलती है, उन्होंने हमें इस पे सपोर्ट किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 4 मुख्य बिंदु हैं। पहला बिंदु है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था। अधिकतर शहरों में अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े फैक्ट्री लगाए गए, पूरा केंद्रीकरण वहाँ पे हो गया और उससे पर्यावरण को क्षति पहुँची। पूर्वांचल जैसे जगहों पे हम सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग देख रहे हैं जो एक डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर सकते हैं, और यहाँ की लोकल इकोनॉमी, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उसको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। तो उससे यहाँ की ज़रूरतें भी पूरी होंगी, लेकिन साथ ही साथ पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुँचेगी और विकास होगा। दूसरा बिंदु है बायोडाइवर्सिटी। हमारे पेड़ पौधे, नदी नाले, ये सब कैसे हम उनको साथ लेकर चलें, कैसे उनकी रक्षा करें और साथ ही साथ हम विकास करें। तीसरा बिंदु है हमारे एसेट्स, सॉयल, एयर, वाटर, पानी, मृदा और हवा, इन सब की क्वालिटी को भी हम कैसे साथ लेकर चलें। चौथा जो बिंदु है, जो सबसे अहम बिंदु है, वह है संस्कृति। तो इस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बिल्कुल मध्य में हमने संस्कृति को रखा है, क्योंकि हमारी सोच है कि भारत जैसे देश में और खासकर जो मध्य भारत है, उसमें आज भी हमारी संस्कृति में हमारे पर्यावरण को काफ़ी ऊंचे दर्जे पर रखा जाता है। हम अपने पेड़ पौधों को, नदी नालों को आज भी पूजते हैं, और इसी सोच के कारण हमारे पास एक अनोखा प्लेटफॉर्म है कल्चर का, संस्कृति का, जिसके ज़रिए हम इस पर्यावरण पर काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं। सेकेंड, हमारा जो एक्सेंचर सपोर्टेड कोहॉर्ट है, इसमें हम लोगों ने 14 ऐसे एंटरप्राइजेस को शॉर्टलिस्ट किया है जो इन्हीं थीमेटिक एरियाज पे बेस्ड है। जैसे कि बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नेचर सोल फाउंडेशन, जो एक लोकल नॉन प्रॉफिट है, जिनको लोकल वैराइटीज़ प्लांट्स और ट्रीज़ के प्लांटेशंस में उनको काम करना है और रीफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स में उनको अपना ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाना है। तो उसमें हम लोग उनके साथ काम करने वाले हैं। सर्कुलर इकोनॉमी में हमारे पास एक इंटरेस्टिंग उद्यमी आए हैं जो एक रिफिल मॉडल बना रहे हैं फॉर FMCG प्रोडक्ट्स, जो डिटर्जेंट टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं विच आर लिक्विड इन नेचर। तो इनको हम कैसे रिफिल कर सकें और ना कि प्लास्टिक पैकेजिंग की तरफ जाएं। लोकलाइज्ड इकोनॉमी में हम लोग काम करना चाह रहे हैं सहीवाल डेयरी के साथ, जो एक इंटीग्रेटेड फार्म है जहाँ पे अलग अलग टाइप की फार्मिंग प्रैक्टिसेस एक साथ हो रही है, जिसमें एक का वेस्ट रिसोर्स दूसरे का कोई रॉ मटेरियल बन रहा है। हम लोगों ने इनोवेशन को लाने के लिए भी थोड़ा प्रयास किया है, और इसीलिए हम लोगों ने पैन इंडिया एप्लीकेशंस को इनवाइट किए थे। एक रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस के बाद हमारे पास अभी 14 ऐसे उद्यमी है या एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके साथ हम लोग जुड़ने वाले हैं। 9 उसमें से ऐसे उद्यमी हैं जो लोकल ग्रासरूट्स एंटरप्रेन्योर्स हैं,
जो पूर्वांचल रीजन से बिलोंग करते हैं, और 5 ऐसे इनोवेशंस हैं जो बाहर के रीजन्स में उन्होंने कोई इम्पैक्टफुल काम किया है और वो कोई एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और वही प्रॉब्लम को हम यहाँ पे भी सॉल्व करना चाह रहे हैं उनके इनोवेशन के थ्रू। तो ऐसा एक इंटरेस्टिंग सा मिक्स बन गया है हमारे सेकंड कोहॉर्ट में, और हमारी टीम काफ़ी एक्साइटेड है इन लोगों के साथ काम करके उनका ना ही सिर्फ उनका बिजनेस को बढ़ाएं, बट उनका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो भी हम लोग कैसे स्केल कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग को काम अभी करना है।